हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म के बारे में, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये काफी वाइड टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक पर 3 पार्ट्स आने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। लेकिन नेशनलिज्म के टॉपिक को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कॉलोनियलिज्म जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपने कॉलोनियलिज्म नहीं पढ़ा, डायरेक्ट जंप कर रहे हो इस टॉपिक पर, कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। इसीलिए कॉलोनियलिज्म पर पहले वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स टेलीग्राम चैनल लॉमेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आपको पहले कॉलोनियलिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, क्यों कॉलोनियलिज्म समझना जरूरी है नेशनलिज्म पढ़ने से पहले? देखो यार, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बटी नहीं हुई है कि ये एरा खत्म हुआ, अब इस एरा के बाद ही ये एरा शुरू होगा, एक स्ट्रिक्ट लाइन है बीच में। नहीं, कहानी का वो हिस्सा भी इस कहानी के हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं तो कॉलोनियलिज्म कहीं ना कहीं पिक्चर में बना हुआ है, राइट? पिक्चर से बाहर नहीं हो गया, कॉलोनियलिज्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया। नेशनलिज्म अगर है तो कॉलोनियलिज्म अभी भी हमारे साथ पिक्चर में रहेगा। सो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। उस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, इस पॉलिसी के थ्रू जो हैदराबाद है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया, ग्वालियर कंट्रोल में आ गया, बड़ौदा कंट्रोल में आ गया, इंदौर एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे जो थे वो सब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए, उनके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के में आ गए, राइट? इस पॉलिसी के थ्रू। किस पॉलिसी के थ्रू? पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। जो स्मॉल स्टेट्स थे, ठीक है, वो लॉर्ड डलहौजी के कंट्रोल में आ गए। उनकी जो एक क्या कहते हैं डॉक्ट्रीन था, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, उसके थ्रू जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो उनके कंट्रोल में आ गए। अब डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स क्या था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, कि बहुत शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। जिसके पास भी नेचुरल एयर नहीं रहता था, ठीक है, कोई भी राजा है, कोई भी रानी है, अगर उनका बच्चा, उनका नेचुरल बेबी नहीं है, ठीक है, उनका नेचुरल सन या डॉटर नहीं है, ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट किया है, तो वो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स के थ्रू उनके पास चले जाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाएगा वो स्टेट जिसके पास नेचुरल एयर नहीं है, राइट? ये थी डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। लैप्स वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो उस राजा का शासन उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर से लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिकॉज उसके पास उसका नेचुरल सन नहीं है, अडॉप्टेड सन है, राइट? जिसके पास नेचुरल सन होगा वही राज कर पाएगा। इसीलिए वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता था, जिसके पास भी नेचुरल एयर नहीं रहते थे, वॉल स्टेट्स, जैसे कि झांसी इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट? 1856 से 1857 के बीच में ब्रिटिश का जो कंट्रोल था इंडिया पर पूरी तरीके से हो चुका था। पूरी तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया को कंट्रोल कर लिया था, राइट? कॉजेस क्या थे नेशनलिज्म की ग्रोथ के? ठीक है, क्यों नेशनलिज्म आखिर आया? क्या वो फैक्टर्स थे जिसने कंट्रीब्यूट करा नेशनलिज्म की ग्रोथ में? ठीक है, नेशनल कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ी लोगों की, क्या फैक्टर्स थे नेशनल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में, वो सब हम चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, ग्रोथ कैसे हुई नेशनल कॉन्शियसनेस की इंडिया के लोगों में, क्योंकि अभी तक तो उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म हमने पढ़ा था जब, तो मैं आपको बताया था इतना ज्यादा, इतनी बुरी तरीके से वो सब्जुगेटेड थे। ठीक है, उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई गाइस, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। वो इतना ज्यादा सब्जुगेटेड थे, तो अचानक से नेशनल कॉन्शियसनेस कैसे उनके अंदर आई, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 में नेशनलिज्म के। अब नेशनलिज्म का गाइस कोई एक मतलब नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के लिए, अलग अलग लोगों के लिए नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग हो सकता है, उसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। आपके लिए नेशनलिज्म का मतलब कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, राइट? इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए, ठीक है, जहां पे फॉरेन रूल था, ठीक है, इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए जहां पे लोगों को कोई और कंट्री कंट्रोल कर रही थी, वहां पे नेशनलिज्म का मतलब ये था कि पहले पॉलिटिकल पावर अक्वायर करो। ठीक है, पहले जो कंट्री हमें कंट्रोल कर रही है उससे हमें अपनी पॉलिटिकल पावर वापस लेनी है, और उसके बाद हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है। पहले पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में आनी चाहिए, तब हम इकोनॉमिकली खुद को ग्रो कर पाएंगे। ये मतलब था नेशनलिज्म का इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए। अब हम एक एक करके कॉजेस डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म की ग्रोथ के, राइट? पहला है रिवोल्ट ऑफ 1857 और द सिपॉय म्यूटिनी। ये सब हमने सुना है यार, ये वाला सब लगभग सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 और द सिपॉय म्यूटिनी, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट आर्म्ड स्ट्रगल था। क्यों मैं कह रही हूं फर्स्ट सिग्निफिकेंट आर्म्ड स्ट्रगल था? इससे पहले यार हम, ठीक है, लड़ तो रहे थे ब्रिटिश से, हम उनसे नाखुश तो थे, ठीक है, लेकिन हम काफी तितर बितर थे। ठीक है, एक तरीके से हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी उनसे फाइट करने की। जब कॉलोनियलिज्म भी था तो हम एक तरीके से उनसे फाइट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जा रहे थे, लेकिन एक यूनिटी होती है ना लड़ने में, जब हमें किसी लड़ना है तो यूनाइटेड होकर लड़ते हैं, एक साथ खड़े होकर लड़ते हैं, तो काफी ज्यादा असर पड़ता है उसका, राइट? वो यहां पे देखने को मिली, इससे पहले नहीं थी, राइट? वो सिर्फ इसी में देखने को मिली, इसीलिए से कहते हैं सिग्निफिकेंट आर्म्ड स्ट्रगल, फर्स्ट सिग्निफिकेंट आर्म्ड स्ट्रगल। पूरे हथियारों के साथ हमने एक तरीके से ब्रिटिशर्स को हराने की कोशिश की थी, सोल्जर्स के साथ और प्रिंसेस के पॉपुलर सपोर्ट के साथ। ठीक है,
जो प्रिंस थे वो भी इसमें लड़ रहे थे, जो सोल्जर्स थे वो भी इसमें लड़ रहे थे, जो मैन वुमेन नॉर्मल लोग बच्चे बूढ़े सब इसमें लड़े हैं। ये ऐसा वॉर रहा है, ठीक है। इसमें लगभग पूरा इंडिया एक साथ इस चीज में साथ दिया है, प्रिंसेस और सोल्जर्स का पूरा पूरा इंडिया, राइट। और ये वॉर लगभग हर इंडिया के हर कोने में हुआ था, राइट। हिंदू मुस्लिम प्रिंसेस पीपल मैन वुमेन जमींदार फार्मर्स सब एक साथ थे इस रिवोल्ट में ब्रिटिश के अगेंस्ट। एक तरीके से ब्रिटिश को भी मैसेज मिला था कि ये काफी डेंजरस बन सकता है हमारे लिए, राइट। अकॉर्डिंग टू वीर सावरकर जी के अकॉर्डिंग और पित्ताभी सीतारमैया जी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। हम सब कहते हैं नहीं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये टर्म किसने दिया? इन दो लोगों ने ये टर्म हमें दिया है, वीर सावरकर जी ने और पित्ताभी सीतारमैया जी ने हमें ये टर्म दिया है। याद रखिएगा ये पहला आर्म्ड स्ट्रगल था और इसमें सब लोग साथ में थे, नो मैटर वो किस सोसाइटी के स्ट्राटा को बिलोंग करते हैं, बड़े हैं कि छोटे हैं, अमीर है कि गरीब है, सब साथ में मिलकर लड़े थे। ये चीज जरूर याद रखिएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक है। ब्रिटिश के आने के बाद सारी चीजें बुरी ही नहीं हुई, कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, राइट। वो अच्छी चीजों में से एक ये है, देखो क्या हुआ था, इंडिया एक ऐसी कंट्री थी यार, ठीक है, उस वक्त के इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। जो आपके ब्राह्मण्स रहते थे वो सोसाइटी के अपर क्लास में आते थे, शूद्र सबसे नीचे वाली क्लास में आते थे, राइट। काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश को क्या था कि हर इंडियन एक है उनके लिए, ठीक है, काला हो गोरा हो व्हाटएवर, हर इंडियन उनके लिए एक है और वो नीची ही क्लास का है उनके हिसाब से, राइट। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, उनके लिए सब एक ही है। तो उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया कि आइडेंटिकल लॉज बनाए, ठीक है। ब्राह्मण्स के लिए पहले अलग लॉज होते थे, शूद्र के लिए अलग लॉज होते थे, सबके लिए अलग अलग लॉज थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कहा इंडियन तो इंडियन है ना यार, हमारे लिए तो वैसे भी वो कमजोरी है, तो हम उनके लिए एक ही तरह के लॉज बनाएंगे इंडिया में, राइट। एक ही तरीके के लॉज होंगे, हाँ, एक्सेप्ट पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज क्या होते हैं? जो आपके मैरिज के मामले को गवर्न करते हैं, जैसे मुस्लिम मैरिज के मामले को मुस्लिम लॉ गवर्न करता है, हिंदू मैरिज के मामलों को हिंदू लॉ गवर्न करता है, ठीक है। तो हर रिलीजन के पर्सनल लॉज उन्होंने वैसे ही रहने दिए। लेकिन जो क्रिमिनल लॉज थे, सिविल लॉज थे कि एक पंडित ने मर्डर किया तो क्या सजा मिलेगी, ऐसे करके अलग अलग सजा पहले होती थी ब्रिटिश के आने के पहले। पंडित ने मर्डर किया तो ये सजा, शूद्र ने मर्डर किया तो ये सजा। जब ब्रिटिश आई तो उन्होंने क्या किया कि भाई किसी ने भी मर्डर किया हो, मर्डर तो हुआ है ना, तो एक ही सजा मिलेगी। तो क्रिमिनल लॉ एक हो गया, सिविल लॉ एक हो गया, पर्सनल लॉज को उन्होंने टच नहीं किया। तो इनके आने के बाद इंडिया में आइडेंटिकल लॉज बनने लगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं है, यहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि कंपनी एक तरीके से इंडिया के इश्यूज को हैंडल नहीं कर पा रही है, कंपनी इनकेपेबल हो चुकी है, तो उन्होंने कंपनी को हटाया और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल शुरू हो चुका है इंडिया में अब, राइट। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को गवर्न नहीं कर रही है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया को गवर्न कर रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश के लिए हर इंडियन इंफीरियर था, ठीक है। इस वजह से सारे इंडियंस एक साथ आ गए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, राइट। उनमें एक तरीके से ना पॉलिटिकल यूनिटी आने लगी थी और लॉज भी एक तरीके से आइडेंटिकल होने लगे थे। तो इस चीज के ना दो पहलू हैं, अच्छे से समझना। एक तरफ जो ये चीज अच्छी है, ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशन कम कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जो एक कंजर्वेटिव हिंदू सोसाइटी थी उसके माइंड में ये आने लगा कि यार ये जो ब्रिटिश है ना, एक तरीके से हमें हमारी जो रूल्स हैं उनसे अलग कर रहे हैं। जो हमने रूल्स एस्टैब्लिश किए हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है सोसाइटी के, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर लास्ट में शूद्र आते हैं, तो इस चीज से ना हमें अलग कर रहे हैं ये लोग हमारे जो सेक्रेड लॉज हैं उनसे हमें अलग कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से भी एक तरीके से उनके अंदर गुस्सा था। कंजर्वेटिव जो सोसाइटी थी वो अपने एक तरीके से ना जो लॉज थे उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी बदलना, और ब्रिटिश क्या कर रहे थे, उन्हें बदल रहे थे, वो आइडेंटिकल लॉज लेकर आ रहे थे। अगर पंडित हो तो फिर भी तुम्हें शूद्र के साथ ही बैठना होगा ट्रेन के कंपार्टमेंट में, हम तुम्हारे लिए, तुम पंडित हो तुम्हारे लिए अलग कंपार्टमेंट नहीं बुक कर सकते, राइट। उनके लिए सभी इंफीरियर थे और यही चीज उन्हें खटक रही थी, इंडियंस को एक तरीके से ये चीज भी बहुत ज्यादा खटक रही थी, राइट। इस वजह से भी उनके अगेंस्ट गुस्सा था, समझ गए। याद रखिए मैं इतनी छोटी छोटी चीज आपको बारीकियों से इसलिए समझा रही हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा ये सारी चीजें आपकी हेल्प करने वाली है। ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुन रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक और किस तरीके से पॉलिटिकल यूनिटी एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया में, वो हुई थी डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज के थ्रू, ठीक है। पहले जो था कम्युनिकेशन करना इतना आसान नहीं होता था, राइट। लेकिन जब रेलवेज डेवलप हुए तब कम्युनिकेशन करना आसान हो गया, राइट। लोगों के बीच में चाहे वो दूर है पास है, आप इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे से।
जो इंडियंस थे उन्होंने अपने व्यूज एक्सचेंज करना शुरू कर दिए दूर दराज के लोगों के साथ, ठीक है, जो दूर थे उनसे, उनके साथ भी उन्होंने अपने व्यूज एक्सचेंज करना शुरू कर दिए हर मैटर पर। इस वजह से क्या हुआ, नेशनल कॉन्शियसनेस लोगों की डेवलप हुई। मैं कुछ सोच रही हूँ ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन वो आपको मैं कैसे बताऊं भाई, कम्युनिकेशन है ही नहीं हमारे बीच। लेकिन रेलवेज के आने से कम्युनिकेशन काफी ज्यादा अच्छा हो गया और तेज हो गया, फास्ट हो गया, तो मैं अपने व्यूज आप तक पहुंचा पाती थी, जिस वजह से आपकी भी जो कॉन्शियसनेस थी वो भी डेवलप हो रही थी, राइट। तो रेलवेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पॉलिटिकल यूनिटी बढ़ाने में। अब वेस्टर्न लर्निंग और इंग्लिश लैंग्वेज ने कैसे नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ाई है, हम ये समझते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपके लिए जो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूं, एक सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है और शेयर जरूर से कर दीजिएगा चैनल को। सो ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी को इंडिया में कौन हैंडल कर रहा था? ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी को इंडिया में लॉर्ड मैकॉले हैंडल कर रहे थे। अब लॉर्ड मैकॉले ने सोचा कि चलो इन लोग को वेस्टर्न एजुकेशन हम दे देते हैं इंडियंस को, इससे क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास क्लर्क्स बढ़ जाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा था कि हम वेस्टर्न एजुकेशन दे के इंडियंस को ज्यादा नौकर सप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंटल ऑफिसेज में, ठीक है। इनका ये प्लान था। और एक और चीज थी कि इस वजह से जब हम उन्हें एजुकेशन देंगे तो इंडियन यूथ क्या कहते हैं, ब्रिटिश रूल की तरफ काफी ज्यादा लॉयल बनेगा, ठीक है। और ब्रिटिश और इंडियंस एक तरीके से पॉलिटिकली, कल्चरली और सोशली क्लोज आ जाएंगे काफी ज्यादा एक दूसरे से। इनका ये प्लान था। 1858 में 3 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज ओपन की गई। किस मॉडल पर? लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर। कहां ओपन की गई? कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे में, ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर ये यूनिवर्सिटीज बेस्ड थी, तो इन 3 स्टेट्स में ओपन की गई। अब जो ये लोग पढ़ाते थे, वेस्टर्न एजुकेशन जो लोग ये इन यूनिवर्सिटीज में देते थे, उसमें लिबरलिज्म के आइडियाज भरे हुए थे, ठीक है। जो लिटरेचर ये लोग पढ़ा रहे थे उसमें लिबरलिज्म के आइडियाज थे। अब इस लिबरलिज्म के आइडियाज ने जो इंडियन यूथ है उनको काफी ज्यादा मोटिवेट किया कि आप अपने राइट्स के लिए फाइट करो यार, ठीक है। अपने राइट्स के लिए फाइट करना जरूरी है, यही चीज लिबरलिज्म हमें सिखाता है और यही चीज ये लोग इन्हें पढ़ाने लगे। अब यूथ ने भी इन सारी चीजों को आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो एक दूसरे के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करते थे कि आज मैंने ये सीखा है, हम लोग को भी इनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश ने हमारे अपने लिए एक तरीके से वे बनाया था कि हम इंडियंस को एक तरीके से क्लर्क्स बना देंगे, नौकर बना देंगे ब्रिटिश का ये एजुकेशन देके, वो उनके अगेंस्ट ही अब वर्क कर रहा था, राइट। क्योंकि जो यूथ था वो उनकी एजुकेशन को लेके इनके अगेंस्ट ही अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा था और यही हुआ भी, राइट। जो इंडियन यूथ था उसने इन लोग से एजुकेशन तो ले ली, काफी कुछ सीख भी लिया और इसी एजुकेशन को अब वो लोग इनके अगेंस्ट यूज करने वाले थे। इन लोग को पढ़ के ना, यूथ को एक तरीके से ये सारी चीजें पढ़ के एक तरीके की मोटिवेशन मिली कि हाँ, बाकी कंट्रीज में भी जब लोग फाइट कर सकते हैं कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, तो हम क्यों नहीं फाइट कर सकते हैं? हम भी तो वही चीज पढ़ के सीख रहे हैं ना, तो उसको हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट। तो एक तरीके से ब्रिटिश का जो हथियार था वो उनके अगेंस्ट ही अब यूज होने लगा था। प्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म को प्रमोट करने में इंडिया में। प्रेस ने एक तरीके से पेट्रियोटिज्म जगाया इंडियंस के अंदर, राइट। उन्होंने एक तरीके से ब्रिटिश के जो बैड इफेक्ट्स थे इंडिया में, कि क्या नुकसान हो रहा है ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया में, क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके, वो एक तरीके से हाईलाइट करके लोगों के सामने रख दिए। कितना एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर है ब्रिटिश रूल का, वो एक तरीके से हाईलाइट करके लोगों के सामने रखा। कौन कौन से पेपर्स थे उस वक्त? अमृत बाजार पत्रिका, द मिरर, द पेट्रियट, ये सारे पेपर्स जो है एक तरीके से इंडियन मासेस को अपील करते थे, राइट। इंडियन मासेस तक बात पहुंचाते थे कि क्या गलत हो रहा है हमारी कंट्री में, कितनी एक्सप्लॉयटेटिव हो सकती है ब्रिटिश की रूल, राइट। क्वीन का रूल कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो सकता है, वो इनके सामने रखते थे। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको क्वेश्चंस भी देती हूं हर टॉपिक से वहां पर। इंडिया के रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स ने कैसे नेशनलिज्म को प्रमोट किया वो देखते हैं। नेशनलिज्म जो मूवमेंट था वो मूवमेंट बना कैसे? वो मूवमेंट बना बिकॉज ऑफ कल्चरल रिवाइवलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, राइट। जब ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे ना, तो एक तरीके से हमारा कल्चर भी वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, राइट। अपनी वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, अपने वेस्टर्न थॉट्स के थ्रू वो हमारी कल्चर को भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। हमारे जो एक तरीके से फेस्टिवल्स होते थे उन्हें भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो हमारे कल्चर्स को रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। हमारी जो प्रैक्टिसेस थी उन्हें रिवाइव करना, जो अच्छी प्रैक्टिसेस थी उन्हें रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जैसे गणेश उत्सव एंड और भी जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें रिवाइव करना जरूरी था। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की जरूरत थी। तो देखते हैं कौन वो लोग थे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लेकर आए इंडिया में। वेस्टर्न एजुकेशन का मैंने बताया नहीं, वेस्टर्न थिंकिंग का भी फायदा हुआ। हिंदूज एक तरीके से फोर्स्ड हो गए थे कि वो अपने जो स्ट्रक्चर है हिंदू सोसाइटी का उसे एक बार एग्जामिन करें, एक नजर उसके ऊपर डाले कि उनके हिंदू सोसाइटी के स्ट्रक्चर में क्या कमियां चल रही हैं।
वेस्टर्न एजुकेशन ने एक तरीके से पर्दा दिखाया, एक तरीके से मिरर दिखाया, शीशा दिखाया हिंदू सोसाइटी को कि देखो तुम्हारी हिंदू सोसाइटी में क्या क्या सुपरस्टिशंस पल रहे हैं, राइट, कितनी सारी इविल प्रैक्टिसेस हो रही हैं आपकी सोसाइटी में। और यहाँ पर हिंदू सोसाइटी को खुद को अच्छी चीजें तो लेनी थी वेस्टर्न कल्चर से, लेकिन खुद को वेस्टर्न कल्चर से बचाना भी था। ऐसा नहीं है ना कि पूरा पूरा इन्फ्लुएंस आ गया, ऐसा तो नहीं वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट, उसमें भी कमी है, तो ऐसा नहीं कि उसकी पूरी चीज हम अपने ऊपर ले ले, नहीं, हमें उसकी सिर्फ अच्छी चीजें लेनी थी और अपनी सोसाइटी को इंप्रूव करना था, राइट। तो उसे एक तरीके से हिंदू सोसाइटी को वेस्टर्न कल्चर से भी खुद को बचाना था। सो हिंदू सोसाइटी को एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर से बचाना था और उसके अंदर जो सोशल इविल्स पल रही थी उन्हें भी हटाना जरूरी था। एक तरीके के रैशनल ग्राउंड्स पर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, रीजन बेस्ड थिंकिंग लाने की जरूरत थी हिंदू सोसाइटी में। बस इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए, राइट। इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए, हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, वेस्टर्न कल्चर से बचाने के लिए पूरी कंट्री में अलग अलग जगह सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए। अब हम अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में समझेंगे और ठीक है, उनका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखेंगे नेशनलिज्म में, राइट। ये बंगाली थे, राजा राम मोहन रॉय एक बंगाली थिंकर थे, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रांगली डिसअप्रूव किया आइडल वर्शिप को, ठीक है, बुद्ध पूजा जो होती है उसे एकदम से ही नकारा इन्होंने, डिसअप्रूव किया, कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव किया, इंफीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन की अच्छी कंडीशन नहीं थी उस वक्त, जिसके ही काफी ज्यादा अगेंस्ट थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे और बाकी सोशल इविल्स के भी ये अगेंस्ट थे। राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज कंडक्ट कराना बंगाल में, राइट, और कुछ अदर पार्ट्स जो थे इंडिया के उसमें। बहुत ही शॉर्ट में चीजों को समझना, हमें डीप में नहीं जाना है ज्यादा। हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, थोड़ा बदलने के लिए इन्होंने वेदास को री इंटरप्रेट किया, वापस से इन्होंने वेदास को री इंटरप्रेट किया। कौन थे ये? स्वामी दयानंद जी। ये आर्य समाज के फाउंडर थे। आर्य समाज की काफी सारी शादियां भी होती हैं यार, आपने सुना होगा। ये एजुकेशनल एक्टिविटीज से भी यार काफी क्लोजली रिलेटेड थे, ठीक है। ये एजुकेशन कैसे देते थे? एजुकेशन देते थे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस के थ्रू, ठीक है। इन्होंने कॉलेजेस ओपन कराए थे एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए। उन कॉलेजेस का नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। वैदिक क्यों? बिकॉज ये वेदास को री इंटरप्रेट कर रहे थे, राइट। और इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इन कॉलेजेस का मूवमेंट चलाया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। इस सोसाइटी ने क्या किया? एक तरीके से हिंदू फिलॉसफी की सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश की वेस्टर्न फिलॉसफी के ऊपर, राइट। बताया कि हिंदू जो फिलॉसफी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सही है वेस्टर्न फिलॉसफी से। इसकी मेजर स्पोक्स पर्सन थी एनी बेसेंट जी। फिर आते हैं रामकृष्ण परमहंस जी। इन्होंने एक तरीके से उपनिषद को रिवाइव किया, ठीक है, और सेल्फ सेक्रीफाइस और सोशल सर्विस का हमें पाठ पढ़ाया। इनके डिसाइपल स्वामी विवेकानंद जी ने इनके वर्क को आगे बढ़ाया, ठीक है। और जो यूथ थे इंडिया के, उनको बहुत अच्छे से इन्होंने इंस्पायर किया था। आज भी ये इंस्पायर करते हैं इंडिया के यूथ को, स्वामी विवेकानंद जी। कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं लॉ के टॉपिक्स में आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ। लॉ पिप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर अभी आकर मुझसे बात कर सकते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था इंडिया में। मैंने बताया नहीं, ब्रिटिश एक तरीके से इंडियंस को इंफीरियर मानते थे, ठीक है। जाहिर सी बात है वो उन्हें खुद से काफी ज्यादा नीचे समझते थे और इन्हें इंफीरियर मानते थे। जस्ट दो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत सारी पोजिशन होती थी गवर्नमेंट में, वो इंडियंस को नहीं दी जाती थी, वो ब्रिटिश अपने लिए ही रिजर्व रखते थे। पहले क्या था? इनिशियली यही चीजें थी कि जो हाई पोस्ट थी वो ब्रिटिश के लिए ही रिजर्व थी, राइट। सिर्फ वही उन पोस्ट पर जाके बैठ सकते थे, एग्जाम दे सकते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब हमने रिवोल्ट किया, उनसे मांगे रखी, तो क्या हुआ? इंडियंस को गवर्नमेंट ने एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन दी गई, ठीक है। जो IAS एग्जाम होता था उनमें इंडियंस को बैठने की परमिशन दी गई। लेकिन ये एग्जाम इंग्लैंड में कंडक्ट होता था। अब इंग्लैंड में ये एग्जाम कंडक्ट होता था तो जाहिर सी बात है उस वक्त सब अमीर तो होते नहीं थे, इंडियंस भी उस वक्त इतने अमीर नहीं थे, राइट। तो इसलिए बहुत ही कम लोग इंग्लैंड में जाके ये एग्जाम दे पाते थे। इंडियंस को हायर रेलवे क्लास में ट्रेवल करने नहीं दिया जाता। ये सारे क्या एग्जाम्पल है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ही एग्जाम्पल है। इन्हीं सारी चीजों ने ना इंडियंस को काफी ज्यादा इरिटेट कर दिया। अब वो चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो सकता है ब्रिटिश को यहाँ से भगाओ। अब जो ये टाइम था, इस टाइम पे ना अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो ही रहे थे, राइट। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे दुनिया के अलग अलग कोने में, और इन सारे इवेंट्स ने एक तरीके से इंडियंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पहुंचाया उनके ऊपर और उन्हें इंस्पायर भी किया। कैसे किया आगे देखते हैं। जैसे रशिया को जापान ने डिफीट कर दिया था। उस वक्त रशिया काफी बड़ा था, जापान काफी छोटा, तो छोटे से जापान ने रशिया को डिफीट कर दिया, राइट।
और दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। अफ्रीका में भी उस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। सिर्फ इंडिया ही नहीं था जो फ्रीडम स्ट्रगल जहां पे चल रहा था, अफ्रीका में भी चल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल। इन्हीं सारी चीजों ने इंडियंस को यार मोटिवेट किया कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं हटा सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट को, हम उन्हें ओवरथ्रो क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट। इन्हीं सारी चीजों ने इंडियंस को मोटिवेट किया कि हाँ, हमें भी उठना होगा और ब्रिटिश को हटाना होगा अपनी कंट्री से। सो इस वजह से भी नेशनलिज्म आ चुका था इंडिया के अंदर। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ था इंडिया में, जिस वजह से नेशनलिज्म आ गया इंडियंस के अंदर, राइट। ब्रिटिश ने क्या नहीं एक्सप्लॉयट कर दिया, हमारा ट्रेड एक्सप्लॉयट कर दिया, एग्रीकल्चर एक्सप्लॉयट कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉयट कर दी, ठीक है, सब कुछ लगभग छीन लिया था, ठीक है, फॉर देयर सेल्फिश गेन्स, जिस वजह से गुस्सा था लोगों में। जो फ्री ट्रेड पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, राइट, ये मैंने कोलोनियलिज्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट मिस दैट, ठीक है। फ्री ट्रेड की जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो भी काफी ज्यादा हार्म कर चुकी थी इंडियंस को, राइट। बहुत बुरी तरीके से इंडिया के बिजनेस को हार्म पहुंचा था, इनकी इकोनॉमी को हार्म पहुंचा था, जिस वजह से इंडियंस में गुस्सा था। इंडिया जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसमें इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी आ गई थी, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी। और अब इंडियंस यही चाहते थे कि भाई इन लोगों को भगाओ और हम अपनी इकोनॉमी अपने तरीके से चलाएंगे। रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1876 से लेके 1880 के बीच में, राइट। इन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स लेकर आए इंडियंस के अगेंस्ट। कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स लेकर आया ये आदमी? जैसे कि आर्म्स एक्ट, द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एटसेट्रा, ठीक है। आर्म्स एक्ट क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। आर्म्स एक्ट यार ये था कि इंडियंस आर्म्स रखने के लिए अलाउड नहीं है, राइट। इंडियंस अपनी सेफ्टी के लिए आर्म्स नहीं रख सकते। आर्म्स मतलब गन, ठीक है। गन वन इंडियंस अपनी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। अगर उन्होंने रखा तो उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, राइट। ये था आर्म्स एक्ट। वे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था कि जो भी इंडियन पब्लिश करेंगे, जो भी पेपर्स निकालेंगे, उसको स्क्रूटनी, उसको एक बार क्या कहते हैं, स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। जो ब्रिटिश पीपल हैं वो उसको एक बार चेक कर सकते हैं, सेंसर कर सकते हैं, ठीक है। इंडियंस उन्हें रोक नहीं सकते अपने पेपर्स या अपनी प्रेस को देखने से, राइट। उनके जो पेपर्स जो भी पब्लिश हो रहा है वो ब्रिटिश चेक कर सकते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये था। जब तुम चेक करोगे, जब तुम ना सर्विलांस करोगे, तो जाहिर सी बात है हम कुछ आइडियाज एक्सचेंज कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ लिखा तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो काफी सारी रिप्रेसिव पॉलिसीज लेकर आया लॉर्ड लिटन, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। एक और चीज इस आदमी ने की थी कि जब इंडिया में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लोग मर रहे थे भूख से, लिटरली मर रहे थे भूख से, तब इसने एक दरबार बनाया दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में एक दरबार हेल्ड किया इन 1877। क्यों किया? टू अनाउंस दैट क्वीन विक्टोरिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस का टाइटल मिल चुका है इंडिया की एम्प्रेस बन चुकी है क्वीन विक्टोरिया, भले ही लोग मर रहे हैं भूख से, ये बताने के लिए। और इतना ज्यादा खाना वेस्ट हुआ था इस दरबार में, इस वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है। 1883 में जो लॉर्ड इल्बर्ट हैं वो एक तरीके से लॉ मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लॉर्ड रिपन की गवर्नमेंट में, ठीक है। लॉर्ड रिपन की गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर थे लॉर्ड इल्बर्ट, ठीक है, 1883 में। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ, चीजें आपको इरिटेशन होती है अगर मैं रिपीट करने से, मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीजें, ठीक है। सुनने से काफी ज्यादा याद होता है। इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करने की बात कही, ठीक है। इन्होंने, ये लॉ मेंबर थे तो इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की। वो बिल ये कहता था कि इंडियन मैजिस्ट्रेट्स यूरोपियंस के केसेस भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो यूरोपियंस के केसेस थे वो सिर्फ इंग्लिश मैजिस्ट्रेट्स ही सुनते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, इंडियन मैजिस्ट्रेट्स भी यूरोपियंस के केसेस ट्राई कर सकते हैं, उनके केसेस को सुन सकते हैं, उन्हें पनिश कर सकते हैं। जाहिर सी बात है इंडियंस काफी ज्यादा इससे खुश हुए, लेकिन यूरोपियंस बहुत बुरी तरीके से दुखी हुए और एक तरीके से अपोज किया भयानक तरीके से इस बिल को, राइट। इतनी बुरी तरीके से अपोज किया कि इस बिल को आखिर विड्रॉ करना पड़ गया। इसके बाद से एक तरीके से लॉर्ड इल्बर्ट ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की हमारी, ठीक है। लॉर्ड इल्बर्ट ने हमें मैसेज दिया कि अगर आपको सच में ब्रिटिश को यहां से भगाना है तो इतने मोटिवेटेड यूथ की जरूरत है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे यूथ की एक तरीके से आपको फौज बनानी होगी। काफी सारे लेटर्स भी इन्होंने लिखे हमें, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज में यूथ पढ़ रहे थे उन्हें भी काफी ज्यादा लेटर्स लिखे गए कि आपको एक साथ आना होगा अगर आप ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाना चाहते हो तो। और इंडियंस भी एक तरीके से समझ चुके थे कि अगर हमें ब्रिटिश रूल से निपटना है ना तो हमें फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा, तभी ये लोग हटेंगे। सो फाइनली गाइज लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। जो ब्रिटिश कहते थे उनके पास जस्टिस है, वो इम्पार्शियल है हर इंसान की टुवर्ड्स, राइट, हर इंडियन के टुवर्ड्स वो इम्पार्शियल है, वो सारी चीजें अब इंडियंस के माइंड से पूरी तरीके से हट चुकी थी, ठीक है। एक भयानक गुस्सा था इंडियंस के अंदर ब्रिटिश को लेके, कुछ भी जस्टिस नहीं हो रहा था, कुछ भी एकदम इम्पार्शियलिटी वहां पे नहीं थी, सब कुछ पार्शियल था और पूरी तरीके से इनजस्टिस हो रहा था हर तरीके से।
पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, हर तरीके से इनजस्टिस हुआ था इंडियंस के साथ। एक तरीके से पेट्रियोटिक ड्यूटी अब इंडियंस को पूरी करनी थी, राइट। जो भी अपने फेलो सिटीजन्स का पेन फील कर सकता था, उसे समझ में आ चुका था कि यहाँ पे मुझे अपनी पेट्रियोटिक ड्यूटी निभानी है, यहाँ पे मुझे अगेंस्ट जाना होगा ब्रिटिश के, चाहे मेरी जान ही चली जाए। इस तरीके से लोग अब सोचना शुरू कर चुके थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।